तो सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दे दिया। अमूमन मैं अपनी बात ये सिद्ध कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है। असली में गाँव का जोगी होता है, जोगड़ा ही होता है, वो कभी नहीं होता। पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहीं से निकलने के बाद मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया कि आपके बीच में आ सकूँ। तो मैं जितनी देर भी आपके बीच में हूँ, दो तीन चीज़ों को पहले अपने निवेदन में आपके बीच में रख रहा हूँ कि मैं सारी बातें आपको प्रस्ताव के रूप में कहने वाला हूँ, और उन सारे प्रस्तावों को आप अपने स्तर पर जांच लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें आपके स्तर पर ठीक हैं तो आप उनको मान सकते हैं, उन पर अपनी चीज़ों को तय कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें उस स्तर पर अभी भी नहीं है, तो आप उनको वहीं छोड़कर आप अपनी चीज़ में रहिए, क्योंकि अपने स्वत्व से जो है भार मत होइए आप लोग। और दूसरी बात ये है, कोई भी ऐसी नई चीज़ मेरे पास नहीं है जिसको आप जानते ना हो पहले से। तो ये दो मूल सिद्धांत जीवन के भी रहते हैं, और कम से कम शिक्षा विभाग से जुड़ी चीज़ों में तो हमेशा ही रहता है। क्योंकि जब हम सोसाइटी में खुद को तलाशने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको ये समझ में आता है कि लोग ये मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हमारे बारे में एक जो आम राय है, वो ये लगता है कि जो ऑल ओवर सोसाइटी है, पूरे अराउंड में हम लोगों को कुछ तो ठीक ठाक अलग तरीके से माना जाता है। और जब इस बोझ के साथ आप काम करने शुरू कर देंगे, और जब आप इस पूरी की पूरी हैसियत में आ जाएंगे, तब आपको दोनों चीज लगेंगे कि क्या आप वाकई में बोझ में काम कर रहे हैं, या जो सोसाइटी जिस तरह से आपको देख रही है आप उस तरह के काम कर रहे हैं। तो क्योंकि सर ने जिस तरह से बताया, मैं पहले तो आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि उस गर्व में आप हमेशा रहिए जिसको आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ से निकला आदमी हूँ, मैंने इन्हीं आप ही की तरह एक छोटा सा टीचर था, 300 रुपये महीने मिलते थे सर मुझे, जैसे आप पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो कुशवाहा जी मेरे सामने बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ में पढ़ाते थे, ठीक है ना। आदरणीय हमारे सम्मानीय बैठे हैं शर्मा जी, ये हमारे हमसे भी पहले के शिक्षक हैं। मगर हुआ क्या कि मैं अपनी बात आपके बीच में कहने से पहले अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसकी प्रमाणिकता आपके पास में रहे कि जो आदमी कह रहा है क्या वो उस कहने के डिजर्व भी करता है कि नहीं। तो मैं बहुत ईमानदारी से और सच्ची सच्ची बात करूं तो बीणा बाल मंदिर में हम जब पढ़ा रहे थे, तब सर का स्कूल शुरुआत कर रहा था, उस समय 2000 के आसपास की बात है सर, वो है। तो मैं सिर्फ इस वजह से पढ़ाना शुरू किया था कि मुझे ये लगता था कि फालतू घूम रहे हैं इस समय अपन, और लगता है कि बच्चों को कुछ मिल जाए। बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। और ये उद्देश्य बनाया था कि मुझे शिक्षक बनना है। मेरी कभी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं या आईएएस बनूं, कोई कभी इच्छा नहीं। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं शिक्षक बनूं। और ये बनने के लिए मुझे ये पता था कि मुझे बीटीआई उस जमाने में कहते थे, अब बीएड हो गया, तो वो करना जरूरी होता था। तो मेरे दो उद्देश्य एक साथ उस स्कूल में पूरे हो रहे थे। क्योंकि रेगुलर हम कर नहीं पा रहे थे, मैं एमए की पढ़ाई भी कर रहा था हिंदी साहित्य से, तो उस समय मुझे किसी न किसी एक स्कूल या संस्था में पढ़ाना था। और चूंकि मेरी इच्छा थी, तो कुशवाहा जी बैठे, हम गिनती के 2-3 टीचर उस समय ऐसे थे जो ट्यूशन नहीं करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे मगर ट्यूशन कभी नहीं करते थे, और जो पारितोषिक स्कूल से मिलता था वो वहीं खर्च कर देते। कभी घर हमने उस पैसे का उपयोग नहीं किया। क्योंकि मुझे पहले से ये दिन से ये पता था कि मुझे टीचर बनना है। और मैं और मेरी दीदी 1997 की बात है, हम जब शुरुआत की थी, उस समय वैकल्पिक शाला में हमारा चयन हो गया था। मगर मुझे लगा कि शायद अगर मैं पूरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूं तो ये थोड़ी सी ग्रेड बढ़ जाएगी, तो मैंने वो छोड़ दी, दीदी ने कर ली। इसके बाद पंचायत स्तर पर जो एक बार हुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ, मगर किसी कारण से वो रात में मेरा सिलेक्शन होकर वेटिंग में चला गया, फिर मैं टीचर नहीं बन पाया। तीसरी बार जब प्रयास किया तो मैं पात्रता परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी, तब तक वर्ग 1, 2, 3 तीनों में मैं जो है पास हो चुका था। बीटीआई मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, और किस्मत से एमए का हाईएस्ट परसेंटेज वाला उस समय जो है जिले में नहीं था, क्योंकि गुना और अशोकनगर 2 अलग अलग जिले हो गए। यानी अब मैं जिस चीज को जीवन भर से सोचे बैठा था कि मुझे टीचर बनना था, वो मेरे हाथ में थी। क्योंकि मैं फार्म अगर भर देता तो मुझे टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उस जमाने में बीटीआई के 15 नंबर मिलते थे, और किस्मत से परसेंटेज में भी हाई था मैं। मगर उसी समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये तय किया कि शायद ये जो लक्ष्य मैं तय कर रहा था, ये बहुत छोटा यूनिवर्स है मेरे लिए। क्योंकि वो 4-5 साल का समय मैं अपने आप पर काम करते करते ये समझ बैठा था कि जिस चीज के लिए मैं अभी तक अपना लक्ष्य बनाए बैठा हूं वो बहुत छोटा यूनिवर्स है।
मुझे इससे कुछ थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। तो पिताजी ने 1200 रुपये दिए हमको कि तीनों के फार्म भरे आओ, वर्ग 1 2 3, और मैं तीनों में जिसका फार्म भरता मैं उसी का टीचर बनता। आप सोचिए, ये बात मैं बता रहा हूं 2004-5 की। उस समय सरकारी नौकरियों और खासकर मास्टरी के लिए कितने परेशान हुआ करते थे, और उस समय मैंने वो नौकरी नहीं की, वो पैसे लिए और 1 महीने शिवपुरी में दीदी के यहाँ रहते रहा। पिताजी नाराज हुए, तमाम सारी बात हुए, ये करोगे वो करोगे, तय कर लिया था कभी ये नहीं करना। वो फिर वहां से लाइन बदली, पत्रकारिता में गए, भोपाल पहुंचे, वहां से जो डिग्री होती है उसकी बाकायदा वो शुरू की। यहीं अशोकनगर के इसी छोटे से कस्बे से पत्रकारिता शुरू की, छोटे अखबार से, आलाप अखबार 1 रुपये का, उसी से शुरुआत की। इसके बाद दैनिक भास्कर में गया, सहारा समय में काम किया, बीच में और अलग अलग संस्थानों में काम करते करते ये सब करने लगा। मगर ये बात तो कि बच्चों को जो पढ़ाने की बात है वो मैंने सीखी बीटीआई में, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। शायद आप में भी बहुत सारे लोग होंगे शायद बीएड वाले, तो आप उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे थे तो काम करते करते कई अलग अलग तरह के संगठनों में अनुभव मिला, और मध्य प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष पहले जब ये बाल कल्याण समिति, जिसे बाल आयोग भी कहते हैं, उसमें एक पद आता है अध्यक्ष और सदस्यों का, जो जिले भर के बच्चों के लिए काम करते हैं। हम उनके मानद जो अभिभावक होते हैं, और इस पूरी कमेटी को जो 5 लोग होते हैं उसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है। यानी अगर आपके स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो इस स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का पावर हमको है। वो शिक्षक जिसने इस तरह की चीज की है उस पर एफआईआर दर्ज कराने के अधिकार हम लोगों को है। तो पहली जिस भूमिका में आपके बीच में खड़ा हूं मैं, वो इस वजह से हूं क्योंकि आपने और मैंने जिस तरह की पढ़ाई जिस हालात में शुरू की थी वो बदल चुके हैं। आप ये पहले मानसिकता बना लीजिए। हम अब उस स्थिति में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते जिस स्थिति में हम पढ़ के आए हैं। अमूमन हम क्या है, परंपराओं को ढोते हैं, और किसी भी नई चीज को स्वीकारने में हमारा मस्तिष्क उस तरह से तैयार नहीं रहता। मगर आज का दौर ये है कि ये कह रहा है कि अब आपको अपनी बनी बनाई मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों को किसी भी तरह का अगर शारीरिक दंड आप दे रहे हैं तो डरिए आप उस चीज से बिल्कुल, क्योंकि जितना शारीरिक दंड आप बच्चे को दे रहे हो उससे कई गुना भोगने के लिए आप खुद तैयार रहना, ये दिमाग में बना के रखें। क्योंकि मैंने शिक्षक रहते हुए बच्चों को पढ़ाया है और मैंने खूब बच्चों को मारा है। सर बैठे हम दोनों, बहुत ईमानदारी की बात कह रहा हूं। मैं भी उसी चीज का हिस्सा हूं जिसमें आज आप बैठे हैं, कोई मैं अलग से नहीं हूं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं प्रस्ताव के रूप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ अनुभव भी है, और आपके साथ अलग अलग विभागों के भी अनुभव मेरे पास। जैसे ही कोई शिक्षक इस तरह के किसी प्रकरण में फंसता है, उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इवन आपका जो है सपोर्टिंग जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो भी हाथ खड़े कर देगा। तो प्लीज इस अनुच्छेद की जो धारा 78 और 79 है उसको एक बार चाहे तो गूगल कर लीजिए। उसमें आप किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का शारीरिक दंड मत दीजिए। दूसरी, बच्चे के सर्वोत्तम हित में हम काम करने वाले लोग हैं, और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि समाज में शिक्षक एक ऐसी जाति है या ऐसे समूह है जो इस पूरे जो हित है बच्चों का सर्वोत्तम हित, उसमें सेकंड सपोर्टिंग आयाम हमारे लिए है। क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं है, हमारी उतनी रीच नहीं है बच्चों पर, मगर आपकी रीच हमसे कई गुनी ज्यादा है। इसको मैं थोड़ा सा और बाद में बाल मनोविज्ञान के विषय में भी लेके आऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी इसलिए और ज्यादा हो जाती है कि बच्चे आज जो आपके पास में हैं वो सिर्फ बच्चे नहीं है, असली में इस सोसाइटी का भविष्य है। हम किस तरह का समाज चाह रहे हैं और किस समाज को देखना चाह रहे हैं वो मेरे हाथ में है। हम इतने जो 40-50 लोग बैठे हैं शहर में, आप इतने जिम्मेदार लोग हैं, साड़ौरा क्षेत्र के जितने भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं, कोई भी पूरा शहर के सारे राजनेता, सारे समाज सेवी, सारे बड़े लोग पैसे वाले, वो अगर पूरे भी मिलकर कोशिश करें तो यहां के सिस्टम को नहीं बदल सकते जितना कि आप 40-50 लोग बदल सकते। इस मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। एक जो चीज जिसके वजह से मुझे आप लोगों के बीच में आना अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट ने 2020 में लगभग कोरोना के आसपास एक मसौदा तैयार किया था कि हम अपनी जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश भर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मसौदा जब आया तो अशोकनगर में, आपने शायद एस एन सक्सेना जी का नाम किसी ने सुना हो, प्रोफेसर थे, है ना, एक
के.एन. झा साहब थे जो प्रिंसिपल थे, इस समय रिटायर्ड हो गए, और मैं, हम 3 लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से उस मसौदे पर अपना जो है राय व्यक्त करने के लिए समय दिया गया था, और काम भी हम लोगों ने उसमें किया था। क्योंकि उसके पहले जो कॉलेजों में अलग अलग तरह के काम चल रहे थे, उसमें हम लोगों का जो है एसोसिएशन था, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कॉलेजों में बच्चों के बीच में होता है, हम उस पर काम कर रहे थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मैं आपको अभी कुछ कह रहा था ना, सेम वही सब चीजों को मसौदे के टूर ड्राफ्टिंग के में लेके आई है। अभी वो 2030 तक पूरी तरह से जो है आएगी। अभी सरकारी लेवल पर उसको जो है काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके निजी क्षेत्र में भी वो आने वाली है। तो न्यू एजुकेशन, मेरा सर आपसे भी आग्रह है, क्योंकि जितना अपडेट आप इस क्षेत्र में अब रहने वाले हैं, आप उतने ज्यादा आगे और सर्वाइव करने वाले हैं। तो अगर आप पहले से ही उस मॉड्यूलर को अपने आप फॉलो करने लगेंगे, तो आपको नई चीजों से जो भय होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि नई चीजें आएंगी तो उसको स्वीकारने में जो बीच में गैप आता है या उस समय जो परेशानी होती है, उससे आप बच जाओगे। तो वो सब चीजें धीरे धीरे हमने शुरुआत की, और अलग अलग कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों के बीच गए, टीचर्स के बीच गए, साथ में स्कूलों के जो प्रबंधक थे जिनको इस मामले में जो इम्प्लीमेंट करना था, उन लोगों के बीच में भी गए। तो वो जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी अभी तक हो ये रहा था कि शिक्षक के प्रति, जो विद्यालय प्रबंधन है उसके प्रति, या जो एटमॉस्फियर है उसके प्रति चीजें ज्यादा समर्पित थी, बशर्ते बच्चों के प्रति। एक्चुअली में हम जितना रिसर्च वर्क था ना, ये सब चीजों पे कर रहे थे। इस सरकारी स्कूलों में अगर आप देखोगे तो वो पोषण आहार बंटवाएंगे, तमाम सारी योजनाएं उनको दे रहे हैं। यानी कि जो लोग कह रहे थे साहब ऐसा कर दिया जाए तो पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसा कर दिया जाए पढ़ाई अच्छी होगी, अब आप दुर्भाग्य ये देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुर्भाग्य ये देखिए कि हमने वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जो 2 दशक पहले शिक्षा विभाग के लिए जरूरी थी। एक अच्छे स्टाफ की जरूरत थी, पढ़े लिखे जो है, आज VTI DED BEd वाले बच्चे स्टाफ है। अच्छे फर्नीचर की जरूरत थी, वो स्कूलों में है। अच्छे जो है क्लासरूम की जरूरत थी, वो स्कूलों में है। मगर जिस तरह की शिक्षा आज से 20 साल पहले थी, वो कितनी कमजोर हुई आप खुद समझ सकते हैं उसको। तो हम जैसे लोग इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि इनर सोल में क्या वाकई हम एजुकेशन को लेकर काम कर पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काम कर रहे हैं। आप अच्छे कुर्सियों के साथ में, अच्छी टेबलों के साथ में, अच्छी किताबों के साथ में क्या बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं क्या? मैं वही आपसे अभी कहने वाला था, जो पहले भी कह रहा था कि आप 40-50 लोगों की जिम्मेदारी पूरे शहर से कहीं ज्यादा है, और इस भाव को आपको हमेशा के लिए जान के रखना पड़ेगा। अब हम लोगों में, क्योंकि एजुकेशन को लेकर आपको हमेशा पता होना चाहिए 2 चीजें, कोई भी शिक्षक है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसे अपने विषय में या अपने जो छात्र हैं उनके बारे में इतना पता होना चाहिए कि कल आने वाला जो क्लास मेरा है उसमें मुझसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन सी चीज मुझे वहां देने पड़ती है। आप में से कोई शिक्षक ये बता सकता है कि पढ़ने जो आप आते हैं पढ़ाने, उससे पहले आज भी कोई पढ़ के आ रहा है क्या? अपने विषय को घर पे कोई पढ़ के आता है क्या? आ रहे हैं? थोड़ा बहुत तो देख ही रहे होंगे सिलेबस क्या है, किस तरह की चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, संस्कृत पढ़ाते थे हमको 10वीं में, हिंदी पढ़ाते थे। आप में से भी कुछ लोग पढ़े होंगे जो यहाँ के होंगे, देवीलाल जी शर्मा। जब मैं प्राइमरी क्लासों में था तब वो मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे, ठीक है। तो मैंने एक चीज उन्हें देखी कि हिंदी और संस्कृत जैसी विषय जिन्हें सरल माना जाता है, बहुत कमतर तरीके से देखा जाता था, वो जिस दिन क्लास लेने जाते थे, बचपन से पूरे 60-65 साल, 60 साल तक की उम्र तक वो पढ़ाते रहे, मगर जिस दिन संधि पढ़ाने जाते थे उस दिन खुद पढ़ के जाते थे, जो उन्हें कंठस्थ हुआ करती थी। जब समास और विग्रह पढ़ाने जा रहे थे, वो उस दिन उसको देख के जा रहे थे, और उसमें ये भी देख के जा रहे थे कि इसमें अगर कोई ऐसा सवाल कोई बच्चा मुझसे पूछ लेता है जो इस पूरे क्षेत्र में नहीं है, क्या मेरी तैयारी उसके लिए है? आज तो आपके पास गूगल और तमाम सारी दूसरी चीजें। क्या मैं उस मनस्थिति में शिक्षक की, जो अभी आप बात करेंगे शिक्षक का समाज में जो स्थान बदला है, उस बदले हुए स्थान में मेरी भूमिका में कितना जो है मैं सुधार कर पा रहा हूं, मैं अपने स्तर पर कितना काम कर पा रहा हूं। देखिए, पहले के शिक्षक साइकिल से जाते थे स्कूल, पैदल जाते थे। मैं जिन टीचरों से पढ़ा हूं, मैं आज भी जब कुछ ठीक ठाक काम कर लेता हूं तो उनके पास जाता हूं, उनके पैर पड़ के आता हूं। मुझे याद आ रहे हैं, अपने मास्टर साहब हैं पूरन सिंह रघुवंशी जी, कक्षा 6 में मेरे क्लास टीचर थे। तो हम जैसे कक्षा 6 में पहुंचे, सोनी उनके बिल्कुल पास में रहता है, अच्छे से जानते हो, पाठक जी भी अच्छे से जानते हैं, कि कक्षा 6 में मैं गया तो सबसे पहले हमसे उन्होंने कहा कि
कोर्स और ये सब चीजें तुम्हारी बाद में करेंगे, पहले एक छोटी सी किताब दे दी हमको किष्किंधा कांड की। बोले जो सबसे पहले इसको कंठस्थ याद करेगा उसे 5 रुपए का इनाम मिलेगा। आप देखिए, ये बात कह रहा हूं मैं 1989 की, 88-89 की बात कर रहा हूं। 5 का नोट उस जमाने में कितनी बड़ी रकम होती थी, ये उस जमाने के बच्चों से हमसे पूछ के देखो आप। मैं पहला छात्र था जिसने 3 दिन में किष्किंधा कांड याद कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस वजह से कर लिया था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, ऐसा नहीं। मैंने इसलिए कर लिया था कि मेरे पिताजी पिछले 70 वर्ष से प्रतिदिन घर में रामचरितमानस पढ़ते हैं, और वो पढ़ते पढ़ते हमको पढ़ना ही पड़ रहा था। तब तो बड़ा बुरा लगता था कि जबरदस्ती की रोज की जो 8 चौपाई दे जब पढ़ना पड़ रही है। मगर वो किष्किंधा कांड इस बीच में कई बार पढ़ चुका था, कंठस्थ कभी नहीं हुआ था, मगर कई बार पढ़ चुका था। मगर वो 5 रुपए के लालच ने मेरी जो मेधा थी उसको इतनी तीव्र कर दी कि जो लोग 10 दिन में नहीं कर पा रहे थे, उन 60 चौपाइयों को मैंने 3 दिन में कंठस्थ कर लिया। मैं पूरन सिंह जी को इसलिए याद कर रहा हूं यहां कि वो एक टीचर थे जिन्होंने नवाचार किया अपने स्कूल में। और आप देखना 30-35 बच्चे थे, 6-7 बच्चों को छोड़कर 1 महीने के भीतर सब लोग किष्किंधा कांड कंठस्थ करते थे। अब आप जिम्मेदारी लीजिए अपनी कि क्या मैं ऐसा कोई नवाचार कर पा रहा हूं मैं अपने बच्चों के साथ में जो उनके जीवन के लिए काम आए। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो तुलसीदास जी की 500वीं जयंती थी, और उस समय जिला गुना हुआ करता था। मैं यहां से डिबेट में गया, गुना फाइट किया। उस समय और बड़े कॉलेज थे। मैं ग्वालियर में गया और मैं ग्वालियर में दूसरे नंबर पे आया था। मैं इस वजह से दूसरे नंबर पे नहीं आया था कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ के गया था, मैं इसलिए था क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे शिक्षक ने मुझे उस तरह से तैयार किया था कि मैं उस विषय पर पूरे संभाग में बहुत बेहतर करने की स्थिति में था। एक दिन में नहीं हो पाता था। और उसके बाद से जब भी रामचरितमानस का या तुलसीदास जी का कोई कार्यक्रम होता है तो मेरा हस्तक्षेप मंचों पर होता है। अभी 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में रामचरितमानस पढ़ाने की शुरुआत की तो डिग्री कॉलेज अशोकनगर में उसको मैं ही पढ़ा रहा हूं अभी। अब मैं ये कहने लगूं कि साहब मेरा बड़ा होल्ड है उस पर, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करता हूं, मुझे उसकी सारी चीजें कंठस्थ याद हैं, ये बेवकूफी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपके सामने इस वजह से उनको याद कर रहा हूं दोनों को, क्योंकि आज अगर वहां मैं खड़ा हूं और वहां कुछ कर पा रहा हूं तो उन 2 गुरुओं के कारण हो पाया है। अब आप ये देखिए अपने आप में कि क्या कोई ऐसा काम आपके आसपास दिख रहा है आपको कि 30 साल बाद कोई छात्र इस तरह खड़ा हो आपका और वो आपका नाम ले कि साहब उनकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। इस तरह के नवाचार में आप लोग कोई है क्या? अब एक चीज और ध्यान रखिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं ईमानदारी से, मुझे ना जवाब चाहिए किसी से और ना मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरा किसी के अंदर के जो है भ्रम में जाने का काम नहीं है, ना आपको उलझाने का काम। मगर आप अपनी अंतर चेतना में एक विषय लाइए और ये पूछिए कि क्या मैं वास्तव में पढ़ाना चाहता था इसलिए यहां बैठा हूं, या मेरे पास जॉब नहीं है, या मुझे समय निकालना है, या मेरी कुछ दूसरी आवश्यकता है, मैं इसलिए यहाँ हूं। मैं सिर्फ आपसे 15-20 सेकंड इसमें बिना शब्द बोले आपसे ये चाह रहा हूं, इस सवाल के साथ आप जूझिए कि ईमानदारी से कि मैं घर चलाने के लिए, या दूसरा जॉब नहीं था मेरे पास में, या मुझे समय काटना है, या मुझे और कहीं आगे जाना है, तो मैं यहां क्यों हूं? मुझे लगता है इस सवाल ने उत्तर भले ही ना दिया हो मगर आपको आंदोलित तो किया होगा अंदर तक। अब मैं यहाँ शिक्षक, एक बहुत पुराने शिक्षक हैं हमारे यहाँ, महर्षि अगस्त, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है ऊर्जा का सिद्धांत। बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसको अपने हिसाब से ले लिया। वो ये कहते हैं कि ऊर्जा का सिद्धांत ये कहता है कि जिस दिशा में आप अपने मन की चेतना को लगाएंगे वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा। अगर आप किसी सकारात्मक चीज में अपनी चेतना को लगाना शुरू कर देंगे उसके परिणाम अपने आप आपको देखने शुरू हो जाएंगे। जब मैंने कक्षा 4 में डिबेट बोलना शुरू किया था तो मैं शिविरिंग कर रहा था और बड़ी मुश्किल की स्थिति में था, मगर मैंने उस दिन ये तय कर लिया था कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है और मैं लगातार उस पर काम कर रहा था। तो मेरी चेतना उस पर जब लगातार सोच रही थी और सकारात्मक सोच रही थी तो मेरी ये स्थिति है कि मैं आपके सामने खड़ा होने की परिस्थिति में आ गया।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जीवन में आप में से कितने लोग हैं जो वास्तव में टीचर ही बनना चाहते थे, आप टीचर बन के खुश हैं और आप इसी जॉब से बाहर नहीं होना चाहते। अब्दुल कलाम साहब का नाम सबने सुना है। अब्दुल कलाम साहब जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए और सुसाइड करने जा रहे थे तो एक महात्मा उनको मिले और उन्होंने कहा कि बेटा ये बहुत छोटी चीज थी जिसके लिए तू परीक्षा देने गया था, ईश्वर ने ये तेरे लिए तय नहीं किया था कि तू छोटा मोटा काम करे, तेरे लिए कुछ बड़ा तय कर रखा है उन्होंने। ये बात उनको ऐसे जम गई कि वो लगातार उस पर काम करते रहे, उस चेतना को, ऊर्जा के सिद्धांत को उन्होंने बढ़ाया और वो क्या क्या बने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब एनडीए में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार उनके पास राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव लेकर गए, वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। मैंने वो आपने शायद पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, अग्नि की उड़ान पुस्तक मैंने पढ़ी है कलाम साहब की, उसमें वो प्रसंग आता है, वो प्रसंग आपके लिए बड़े काम का है। आप देखिए कि एक राजनेता या किसी भी देश का व्यक्ति, उससे पूछेंगे तो वो यही चाहेगा साहब मुझे प्रधानमंत्री बना दो या राष्ट्रपति बना दो। वो राष्ट्रपति थे ऑलरेडी, बने बनाए थे, और पूरे बहुमत के लोग, कोई चुनाव नहीं लड़ना था, बहुमत के लोग उनको ये कहने गए साहब आप दोबारा राष्ट्रपति बन जाओ। तो कलाम साहब ने कहा साहब नहीं, मैं राष्ट्रपति बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, ये सब तो हो गया मेरे साथ। तो मैं अब जिसके लिए पैदा हुआ था या जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर पा रहा था अभी तक, अब मैं वो करना चाह रहा हूं। तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने पूछा साहब ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाह रहे थे, अब तो आप पद्मश्री भारत रत्न तक मिल चुका था उस समय उनको, जो है ये सारी चीजें उनकी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, टीचिंग करना चाहता हूँ। अब देखिए कितने बड़ा मॉडल है, कितने हायर उनकी जो है अप्रोच है। तो वो ये कह रहा है कि साहब ये राष्ट्रपति बहुत छोटी चीज है, ये समझ में आ नहीं रही। पढ़ाने के लिए, जिसके लिए मेरा स्वस्थ जो है ना वो पढ़ाना है, मैं बच्चों की पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ। जो मैंने अर्जित किया है, जो मेरे पास है, मैं वो लेकर दूसरों को देना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि अगले 4-5 वर्ष तक वो पढ़ते रहे। विजन 2020 देश में उन्हीं की देन थी, जो बढ़ के 1947 हो गया, हम नहीं कर पाए पूरा। मगर जब उनका परिनिर्माण हुआ, जिस दिन वो जा रहे थे इस दुनिया को छोड़कर, शरीर को छोड़ के, तो वो पढ़ाते ही हुए गए। तो आप सोचिए वो कितने बड़ी चेतना के टीचर थे। मैं और आप, यह पूरी दुनिया उन्हें शिक्षक के रूप में कभी याद नहीं करती, उन्हें हमें साइंटिस्ट के रूप में याद करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं, एक अच्छे आदमी के रूप में याद करते हैं। मगर जब उनसे पूछेंगे तो ये सब चीज उनके लिए कोई मायने ही नहीं है। उनको वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं क्या? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप यहां बैठे हैं, अब मान लीजिए कि आप बिल्कुल मजबूरी में आए हुए लोग हैं या आपके पास विकल्पहीनता थी, इसलिए आपने ये पेशा चुना है। हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर गिरा ना, उसके मूल में सिर्फ और सिर्फ यही भाव है। मैं अभी जिन 2 शिक्षकों का नाम ले रहा था, अगर उनके पहले और चला जाऊं तो वो टीचर, यानी कि मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब भारत आजाद होने की परिस्थिति में था, उस समय के जो टीचर थे वो पूरे आसपास का जो इलाका होता था उसके सबसे बड़े व्यक्ति होते थे, सबसे बौद्धिक संपन्न व्यक्ति होते थे। छोटी से लेकर बड़ी तक समस्या के लिए उस गांव में या उस इलाके में वो टीचर ही सबसे बड़ी संस्था होते थे, जहां जाकर सारी की सारी चीजें पहुंचती थी। मगर उस लायक बनने के लिए उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की, बहुत त्याग किया। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं जब हम आजाद होकर तुरंत शुरुआत कर रहे थे। अंग्रेजों के जमाने में हमारा सबसे बुरा समय रहा और वो चला अभी तक, अब भी चल रहा है। लॉर्ड मैकाले के आने के पहले, यानी हम 19वीं शताब्दी के पहले, 18वीं शताब्दी के बिल्कुल उत्तरार्ध में, जब उनको ये लगने लगा कि हम लोग इस देश को कभी गुलाम नहीं बना सकते, जिस तरह से हम जीत तो सकते हैं, लोगों को गुलाम नहीं बना सकते, उनकी मानसिकता को नहीं बना सकते। तो उन्होंने जिस चीज को, देखिए वहां उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को जो है परेशान नहीं किया, यहाँ के जो सांस्कृतिक जो रिवाज थे उनको दिक्कत नहीं किया, उतनी परेशानी नहीं की। उनको पता था कि यहाँ के जो लोग हैं, वो जो उनकी शिक्षा है ना, जो पद्धति है, वो इतनी साउंड है कि उसके बाद जो लोग यहाँ से निकलता, जो बाई प्रोडक्शन उसका है, वो इतना ताकतवर है कि हम उस पर काम कर ही नहीं पा रहे, उसको खराब कर ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति में मट्ठा डालने का काम किया। और जो हम कहते थे कि हमारे यहाँ गुरुकुलों में छात्र तैयार नहीं होते थे, हमारे यहाँ गुरुकुलों में वैज्ञानिक तैयार होते थे,
हमारे यहाँ युद्ध करने वाले लोग तैयार होते थे, हमारे यहाँ बहुत अच्छे कृषक तैयार होते थे, बहुत अच्छे जो है बुद्धिजीवी तैयार होते थे, विद्वान तैयार होते थे। क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूलर था वो ये था कि किसी एक बच्चे में ईश्वर ने कौन सी एक प्रतिभा दी है जिसे मुझे निखारना है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े सिद्धांत के लोग हैं। मतलब आपके इस पूरे स्कूल में 3000 या 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ के 40-50 लोगों को ये पता हो कि ये बच्चा वैज्ञानिक बनने वाला है, ये बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बनने वाला है, ये कलेक्टर बनने वाला है, ये बहुत अच्छा पहलवान बनने वाला है, ये क्रिकेटर बनने वाला है। आप आज पहचान सकते हैं क्या? आप नहीं पहचान सकते। मगर हम जिस शिक्षा पद्धति से आगे निकल के आए हैं वो उस तरह की शिक्षा पद्धति थी। आपने अर्जुन और गुरु द्रोण के जो है विषय में सुना होगा। जिस दिन वो चिड़िया वाली कहानी सबको याद है, सारे शिष्य उनके साथ में थे, मगर द्रोण को पता है कि अर्जुन की जो चेतना है वो कितनी आगे है, क्योंकि उसे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना था। भीम को नहीं बनना था, युधिष्ठिर को भी नहीं बनना था, दुर्योधन को भी नहीं बनना था। जिसको बनना था अच्छी तरह से द्रोणाचार्य को पता था किसको बनना है, और वो उस पर उसके ऐसा नहीं है कि उसी दिन पता हो, उसके पहले उसको काम कर रहे थे। उनका खुद का बेटा साथ में पढ़ रहा था, उनको पता है कि उसमें ये क्षमता नहीं है जो अर्जुन में है, इसलिए उसमें उस दिशा में काम कराया। भीम में के गदा युद्ध में कोई नहीं था तो उसमें काम कराया उनको। बात यह है कि शिक्षक की हम भूमिका को जब तलाश रहे हैं तो थोड़े से मानकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो मानक मेरे और आपके शिक्षक हो सकते हैं, मेरे और आपके पिताजी के शिक्षक हो सकते हैं। अगर हमको उनमें से कोई चीज समझ में नहीं आ पा रही तो हमारे पास इतना समृद्धशाली इतिहास है कि जिस एक विषय को लेकर हम अभी तक जूझ रहे हैं कि हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु हम किसी राजा के वजह से नहीं थे कि भगवान राम या कृष्ण हमारे यहाँ धर्म की स्थापना कर गए थे इसलिए विश्व गुरु थे, या हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस वजह से थे, या हम सोने की चिड़िया थी उस वजह से नहीं। हम उन गुरुओं के वजह से विश्व गुरु थे जिन्होंने संगीत की खोज की, जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की, जिन्होंने योग की खोज की, जिन्होंने अणु की खोज की, जिसने गणित के सिद्धांतों की खोज की। और आप ये देखिए किस्मत से ये सब के सब शिक्षक थे, ये सब अनुसंधानकर्ता जिन्हें आप आचार्य चरक है जिन्होंने आयुर्वेद का और एलोपैथी में काम किया। 6 ही जो शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, 6 ही शास्त्रों के जो विद्वान हैं वो अपने स्तर के सबसे बड़े गुरुकुल चलाते थे। और उस गुरुकुल से निकले लोग, चाहे वो सेना में गए लोग हों, चाहे सरकार में गए लोग हों, चाहे समाज में गए लोग हों, एक अच्छी और आदर्श व्यवस्था की थी। मैं फिर उसी शब्द पे जा रहा हूं। आप 40 लोग इस पूरे इलाके को बदल के रख सकने की हैसियत में है, क्योंकि आपके पास जो संपत्ति है वो 3000-4000 सोसाइटी के अगले जो है नागरिक हैं जिन्हें आप ये बना सकते हैं साहब शहर ठीक ठाक हो, अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों। अब मैं बात कर रहा था कि हमने लॉर्ड मैकाले तक गए, उसके पहले ऋषि मुनियों तक भी गए, उसके पहले भी और जाएंगे तो वो बहुत बड़ी परंपरा है। मगर जो बिगड़ी हुई चीजें हैं वो लॉर्ड मैकाले से शुरू हुई और अभी तक चल रही, सरकारें उसमें बहुत ज्यादा काम ना कर पाई। माफ करना, मगर आप में से अगर कोई हो तो उसको अन्यथा मत लेना। हमारे यहाँ तुष्टीकरण के कारण शिक्षा ने बड़ा गड़बड़ पैदा किया है। भारत के शुरू के 4 जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्लामिक पद्धतियों को मानने वाले लोग। अब आप बताइए कि देश का शिक्षा मंत्री ऐसा आदमी हो जो ये मानता हो कि साहब कुरान की आयतें हर आदमी के लिए बेहतर है, तो क्या वो देश का शिक्षा या देश की शिक्षा तंत्र बेहतर हो सकती है? पंडित मदन मोहन मालवीय अगर शिक्षा मंत्री पहले बने होते और उनको ये पता है कि मेरा जो वेद है वो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना देश की और दुनिया में जाने चाहिए, वो ये कहते हैं कि हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सभी धर्मों का पालन करना और उनको सम्मान देना जानते हैं, तो शिक्षा पद्धति किन लोगों के हाथ में थी? कौन लोग उसको आगे बढ़ा रहे थे? ये तो हमको समझना पड़ेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, मगर जिस दुर्भाग्य में हम लोग पले पड़े हैं उसके वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। दुनिया के करीब करीब 40-50 देश एजुकेशन को लेकर होने वाले शोध में शामिल हैं, और वहां आप देखिए कि शिक्षक को उस देश के जो सर्वोच्च पद है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, किंग का हो, किंगडम जैसी चीजों का हो, या राष्ट्रपति शासन का हो, आप ताज्जुब मानेंगे कि वाइस सैलरी स्ट्रक्चर में वो उनके वहां के जो लोक प्रशासक हैं उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। वहां के टीचर को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो कई सारी गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ और आपके यहाँ में ये समस्या है इस तरह की चीजों को लेकर। मगर एक दूसरी समस्या ये है कि मैं भले ही कम संसाधनों में काम कर रहा हूं, मगर मैं जो कर रहा हूं क्या उसके प्रति मेरी चेतना उस लेवल की है कि मैं करने क्या जा रहा हूं।
मैं सुबह घर से निकल के जब आता हूं तब मुझे क्या पता होता है कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं जो बच्चों को देने जा रहा हूं वो प्रत्येक शब्द में आज आपको एक बात बता रहा हूं, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और अनुसंधान की खुली हुई। बाल मनोविज्ञान का एक विषय है जिसमें हम बच्चों को 4 भागों में बांटते हैं। 0 से 1 महीने तक का, 1 महीने से लेकर 13 महीने तक का, 3 साल तक का, 3 साल से 6 साल तक का, 6 से 13 और 13 से 18 साल तक का। जो ब्रेन का जो विकास है वो लगभग 10-11 वर्ष तक के, 12 वर्ष तक के बच्चों का होता है। इसके बाद मस्तिष्क का विकास नहीं होता, शरीर का होता है। अब आप देखिए कि आपके पास जो इस समय, जिसे आप मिट्टी का खिलौना कहते हैं, तमाम सारी चीजें कहते हैं, वो आपके पास है, और घर के वो लोग जिनका वो 20 घंटे रहता है वो ये सोच के आपके पास भेजते हैं कि साहब बाकी सब चीजें तो हम कर रहे हैं इसके शरीर की और इनकी खाना देने की, मगर इसकी जो मस्तिष्क की चेतना है, जो संज्ञात्मक ज्ञान है इसका, जो इसके मानसिक विकास का काम है, वो आपको करना है। और इस बीच में जो आपके पास रहेगा अगले पिछले 10-15 साल में, सिर्फ उसके पास वही होने वाला है, उसके बाद एक नई चीज वो सीखने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रख लीजिए। उसके मस्तिष्क का, जैसे एक सामान्य परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क 3-4-5% तक काम करता है, जो टोटल हमारा है 100% में से कुल इतना करता है। एक शिक्षक मात्र एक व्यवस्था है जो उसको 6-7% तक ले जा सकता है, जो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के साथ किया था, धौम ऋषि ने उद्दालक के साथ किया। गिनती के उदाहरण है वो पूरी दुनिया में गिनती के, कि आप अपने दिमाग का 6 या 7% विकास कर पाओ, वो भी सिर्फ आप ही करा सकते हो। उसमें भी मैं फिर कह रहा हूं कि कोई सा मेडिकल साइंस नहीं करा सकता, कोई सा तंत्र विज्ञान नहीं करा सकता, कोई सा घर का जो है माहौल नहीं करा सकता, वो सिर्फ आप ही है। एक चीज बाल मनोविज्ञान का जब मैं बात कर रहा हूं, उसमें कई सारे रिसर्च वर्क हैं, उसमें आपका और एक जो आपका बच्चा है उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है और अटैचमेंट कैसा है। एक क्लास में बच्चे कितने होंगे सर? 35 से 40, और आप में से एक टीचर लगभग 3-4 क्लास तो पढ़ा ही रहा होगा, 5 क्लास, मतलब एक टीचर 4 से 5 क्लास में जा रहा होगा। यानी हम एवरेज बात करें तो प्रतिदिन आप जो है 100 बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल रखूं कि आप पिछले साल भर से, 2 साल से या 4 साल से उन बच्चों के साथ में हैं, क्या आप उन सारे 100 बच्चों को बाई नेम जानते हैं? कितने लोग हैं जो बाई नेम उनको जानते हैं? लगभग सबको होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जिस सोसाइटी में या जिस छोटे औरा में रहते हैं, हम उन सबको अपने आसपास मानते हैं और उन जानते हैं। मगर शिक्षक के लिए इतना नहीं है। ये तो जब मैं खेलता हूं तो मेरे साथ जितने 50 लोग हैं मैं उनको भी जानता हूं। मंदिर में हम जब 50 लोग जाते हैं प्रतिदिन, मैं उनको भी जानता हूं, नाम से भी जानता हूं। मगर क्या मैं उन 100 बच्चों के बारे में ये जानता हूं कि ये गणित में बहुत अच्छा है, ये विज्ञान में, ये खेल में, ये संगीत में, ये इसमें, या इसमें, या ये पढ़ने में थोड़ा कम है, इस पर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये पहली बार में समझ जाता है, इसको 2 बार में ही समझ में आता है। तो क्या मैं अपनी मस्तिष्क को एक ही बार में सबको समझाने की भाव रखता हूं, या जो 2 बार में समझना आता है या 2-3 बार में समझता है उसको मैं 3 बार समझाने के प्रयत्न में हूं? ये बात मुझे जब मैं पढ़ाता था तब समझ में नहीं आती थी। मुझे ये लगता था कि मैंने जो बोर्ड पर लिख दिया वो सब बच्चों को जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसे ही वो समझते जाएंगे, क्योंकि मैं उस समय ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सबके समझने की प्रक्रिया अलग है, सबकी इंटेलिजेंसी अलग है, और कुछ लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपने गणित का जो फॉर्मूला लिख दिया, अंग्रेजी के कोई कोटेशन लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं, वो पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। ये तो हमारा एक सिस्टम है कि हम उसको मार्कशीट दे रहे हैं 10वीं क्लास तक की बेसिक, जो संज्ञात्मक शब्द मैंने लिया उसका ज्ञान करा रहे हैं, वो उस मार्कशीट में आने वाले अंकों के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। एक छोटा बच्चा, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, चलो यहीं का बता देता हूं, मेरे साथ पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही था, छोटी सी दुकान करीब बिल्डिंग थी, यानी उस जमाने में बहुत छोटा काम समझ लीजिए, मैकेनिकगिरी का काम था। उसमें उसका जो कौशल निकला ना, आज वो पूरे जिले को उन सब चीजों के लिए मॉड्यूलर तैयार करता है। आपने देखा होगा वहां रघुवंशी जी जो दौरावारे, दोनों भाई उसमें इतने नए नवाचार कर चुके हैं, इतने नए प्रयोग कर चुके हैं
कि किसी बड़े शहर में होते तो उनके नाम से ब्रांडिंग चल रही होती, तो उसे पढ़ने लिखने के लिए बना ही नहीं था। वो जिस काम के लिए बना था उसमें परफेक्शन के साथ गया तो वो उसका शिखर बन गया। तो आपको भी यही करना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है कि मुझे ये पता है कि मेरा बच्चा तबला बजाने में बहुत अच्छा है, उसको आप मोटिवेट कीजिए कि बेटा ये पढ़ाई लिखाई ठीक है, तू करता रहे जितनी तुझे समझ में आ रही, मगर ईश्वर ने जो तुझे दिया है तबला बजाने का हुनर, या क्रिकेट खेलने का हुनर, या स्वेटर बुनने का, या सब्जी बनाने का, कुछ भी, देखिए ईश्वर अपनी संतानों को खाली हाथ नहीं भेजता, एक सिद्धांत है। जब आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देके जो है भेजते हैं दूसरी जगह, मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में जा रहा है खेल के लिए या किसी प्रतियोगिता के लिए, तो आप उसके हाथ में एक 50 का नोट तो रखेंगे, तो इमरजेंसी में जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग करें। तो आप सोचो कि ईश्वर कैसे हमारी संतानों को जब दूसरे लोक में भेज रहा है तो खाली भेज देगा। बस भगवान करता ही है कि हमको पता नहीं रहने देता कि मेरे पास भेजा क्या। मुझे ये बात समझ में आई कि मैं अकेले टीचर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं उससे कहीं और आगे चीजों के लिए पैदा हुआ। तब मैंने पत्रकारिता शुरू की, और उसमें भी अकेले एक पत्रकारिता तक नहीं है मेरी, उसमें भी कई अलग अलग, अकेली पत्रकारिता कर रहा हो तो शहर में और भी 250-100 आदमी है वो कर रहे हैं, उनकी तरह मैं भी कर रहा हूँ, तो आपके बीच में नहीं खड़ा हो। मगर मुझे पता था कि ईश्वर ने मुझे कुछ चीजों की समझने की एक क्षमता दी है, और उस समझने की क्षमता को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाने के प्रयास हो सकते हैं वो करने का जो है एक जज्बा दिया है। तो इसके अलावा मैं एक और काम कर रहा हूं आजकल, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं राज आनंद संस्थान में मास्टर ट्रेनर हूं। पूरे मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कुल 148 है, उनमें एक मैं हूं। तो हम लोगों के जीवन में आनंद कैसे आ सकता है उसके लिए कुछ काम करते रहते हैं अलग अलग स्तरों पर, और उसमें भी आप देखिए किस्मत की बात के, और सबके लिए तो हमारे पास एक घास काटने जगह सिस्टम है, मगर उसमें भी टीचर्स के लिए एक अलग से विंग बना रखी है हमने। तो आजकल सीएम राइज और एक्सीलेंस में उन टीचरों पर हम काम कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जब तक आप खुद मानसिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे, आप खुद आनंद में नहीं रहेंगे, जब आप जो आपको विषय दिया है आप उसमें पूरी तरह से पारंगत नहीं होंगे, या उसे पढ़ाने में जब आपको आनंद नहीं आएगा, तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जैसे मेरा विषय है कि आपके बीच में सारी चीजों को बेहतर रखने की प्रयास करूं, अगर मैं आधे अधूरी मन से रखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे खुद नहीं आएगी। तो कहते हैं कि जब खुद आनंदित होने लगे, खुद को मुग्ध होने की परिस्थिति आ जाए अपने काम में, जब आप क्लास छोड़कर जाएं तो आपको लगे कि वाह क्या करके जा रहा हूं आज मैं। मान लीजिए कि उस दिन आपने अपना काम सही किया और आपको स्कूल आने के बाद ये लग रहा है कि 4 घंटे में कैसे काटूं यहां पर। क्लास अगर आपको बोझ लग रहा है तो आप समझिए या तो आप इस चीज के लिए यहां बने नहीं है, और अब अगर आ भी गए हैं तो फिर उसमें पूरी तरह से स्थिति नहीं है। तो आपको 2 चीजें तय करना है आज के बाद। एक तो अपने आप से खूब बातचीत कीजिए कि क्या मैं वाकई में टीचर बनने के लिए आया था, और सर को शायद ये बुरा लगे, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी चेतना ये कह दे कि नहीं इसके लिए नहीं बना, तो छोड़ दीजिए विकल्प, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके ये करने से इनको दूसरा टीचर भले ही देखना पड़े, मगर जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनका नुकसान होने से बच जाएगा। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि जितने बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें हम सब टीचरों की भूमिका है, और जिम्मेदारी हमको लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो कोई उसमें उतना दोषी नहीं है जितना दोषी मैं हूं, और उस दोष का निवारण कभी नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हमारा जो वेद सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है, या जिस वेदांत संस्कृति से हम लोग पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में सब लोग उसको मानते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो अज्ञेयवाद या नास्तिकता को मानता हो, सब लोग ये मानते हैं कि हम सनातन के लोग हैं। दुनिया में लगभग 20-22 टोटल धर्म ऐसे हैं जो व्यवस्था के रूप में काम करते हैं। व्यवस्था से मतलब उनके यहाँ जीवन प्रबंधन के सारे आयाम है, सारे विकल्प है, ठीक ना, यानी समाज व्यवस्था भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, और भी तमाम सारी चीजें हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सनातन धर्म एक ऐसा है जो अपने यहाँ के शिक्षकों को ईश्वर के बराबर नहीं, ईश्वर से ऊपर रखता है। सिंगल धर्म है। आप, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप सर्च कर लीजिए, यहूदी, पारसी, ईसाई,
आपके अलावा इस्लाम और भी बहुत सारे धर्म। ये सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि एक परमात्मा है, एक पावर है, एक शक्ति है, एक सुपर पावर है। दुनिया की सारी चीजें उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उसके दूत हैं, उसके रिसोर्स पर्सन हैं, स्टेक होल्डर हैं सबके सब उसके। एक धर्म सिर्फ हमारा है जो कहता है क्या कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताया। आप मुझे दुनिया के किसी भी साहित्य में, किसी भी संस्कृति में गुरु को अगर इतना बड़ा स्थान दिया हो तो बता दीजिए, मैं अपनी बात को फिर खंडित कर दूंगा और आप जो कहेंगे वो बोलना शुरू कर दूंगा। मैं इसलिए आपके बीच में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाल रहा हूं कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि कितनी बड़ी हैसियत के लोग हैं आप। पहला शब्द मैंने ये कहा था कि जो करने जा रहे हैं उसकी समझ और उस पर गर्व होना चाहिए आपको। मैं जो कर रहा हूं उस पर मुझे कितना गर्व। एक नहीं, ऐसे हजार उदाहरण है, ये तो मैंने बता दिया। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे भी, कई सारे उदाहरण देखे हैं कि जब पूरी व्यवस्था में कहीं कोई समझ नहीं आ रहा था तब गुरुओं के पास जाके चीजें सही हो रही थी। भगवान राम का एक उदाहरण मुझे याद आ गया, मैं आपको देखिए कि गुरु अगर ये समझता है कि मैंने अपने शिष्यों को ठीक ठाक किया है तो भ्रम में नहीं रहता, उसके परसेंटाइल से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, उसके कौशल पर उसे विश्वास होता है। मूल रूप से विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु नहीं थे, मूल रूप से वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं। जो गुरुकुल परंपरा में जो पढ़ाई की है भगवान राम ने, वो वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ाई की है। और मुश्किल से 12, 13, 14 साल की उम्र है उनकी उस समय, जब विश्वामित्र जो प्रतिस्पर्धात्मक जो है संबंध है उनके दोनों में आपस में, वो अलग विषय है, खैर उस पर नहीं करेंगे। वो राजा जनक के पास जाते हैं और उनको ये पता है कि राजा जनक से किसी भी तरह की याचना या मांग है वो खाली नहीं जाती कभी। और सोच समझ के विश्वामित्र गए, बोले मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा ने कोई आपत्ति नहीं, गुरुदेव आप मांग रहे हैं ले जाओ, मगर किस काम के लिए चाहिए। जैसे ही वो सुनते हैं तो फिर दिक्कत होती है। बोले खर दूषण त्रिसरा मारीच और ताड़का जैसे राक्षस वनों में आतंक मचाए हुए हैं, ऋषियों को पूजा नहीं करने दे रहे, यज्ञ नहीं करने दे रहे, संस्कृति नष्ट कर रहे, और उन सारे के सारे राक्षसों से लड़ने, एक तो नहीं अलग अलग नहीं, उन सारे राक्षसों से लड़ने के लिए तुम्हारे लड़कों को ले जाना। मैं ऐसे कहूंगा आप सब लोगों में से कुछ के बच्चे होंगे और वो आपसे कहते हैं साहब आतंकवादी घुस आए हैं, उनके हाथ में स्पाइनर और वो है AK-47, और आपके ये 2 बच्चे थोड़े से NCC की ट्रेनिंग करके आ गए हैं तो इन्हें ले जाऊंगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कितना सहज है किसी माता पिता को। दशरथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु वशिष्ठ खड़े थे, उन्होंने उनकी सिर्फ भ्रुकुटी देखी गुरु जी की, तो गुरु ने कहा शहर से स्वीकृति दी कि राजा कहो ले जाएं। तो विश्वामित्र को जो कर रहे थे उनके बारे में वशिष्ठ जी को पता था, और वशिष्ठ जी को यह पता था कि मैंने अपने बच्चों को क्या किया है, क्या इस लेवल का गुरुत्व पैदा कर सकते हैं। क्या गुरुत्व का मतलब, गुरु जो शब्द है ना उसका मतलब है ये ऊपर जाना, गुरुत्व हासिल करना, यानी जो नीचे है उससे ऊपर उठने का काम। अब देखिए जिस इलाके में आप हैं ना, मैं बृहस्पति जी का बड़ा प्रशंसक हूं इस मामले में। प्रशंसक इसलिए हूं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करने के तरीके अलग तरह से देखता हूं। अगर मैं एक सामान्य तरीके से देखूं तो यहाँ 24 साल पहले अपने काम धंधे के सिलसिले में स्कूल डाला इन्होंने, मेहनत ठीक ठाक की, अच्छा स्कूल खड़ा कर लिया, खूब पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। बहुत सामान्य सी सोच है ये, और यही सोच आप ज्यादातर लोगों में देखेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी के, नहीं वो ये समझते नहीं आ रही है और लोगों से तो ठीक करते हैं बच्चों को पढ़ाने का काम, वो ये भी समझते हैं कि साहब ये पैसा ज्यादा लेता है, ये करते हैं वो करते हैं तमाम सारी, मगर फिर भी तुलनात्मक रूप से इनका स्कूल और लोगों की तुलना में अच्छा है। उसके पीछे उनके पूर्वाग्रह हैं, कुछ धारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं। ये जो नजरिया भी है वो ऐसे नहीं बनाया उन्होंने। वो आपके यहाँ कार्यक्रमों में आए होंगे, अच्छा सारा एटमोस्फियर देखा होगा, बच्चे ठीक ठाक तरीके से रह रहे होंगे, परिणाम बहुत अच्छे आ रहे होंगे, बच्चे जो है सिलेक्शन अच्छे हो रहे होंगे, तो उन्होंने एक मान्यता बना ली। उन्होंने देखा नहीं है क्या करते हो आप, मगर उन्होंने एक मान्यता बना ली कि नहीं साहब वो स्कूल और से ठीक है। मगर मैं जब ये ऑब्जर्वेशन करता हूँ टीचर के सिलसिले में,
तब मेरा दृष्टिकोण अलग रहता है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि 24 वर्ष पहले इस गांव में, आज इसे हम कस्बा कह रहे हैं, इस गांव में ये कहना कि साहब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार कर रहा हूँ, मैं कहूँ हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे मैं और कुशवाहा जी, तो हम लोगों को ये प्रतिस्पर्धी लग रहे थे। ये लग रहा था इस आदमी को तो उचटाना पड़ेगा यार, धंधे पानी का नुकसान करने आया है, ये अंग्रेजी पढ़ाने आया है साड़ाराम। अशोकनंदन पढ़ा यार बहुत ठीक ठाक है, जहाँ काय कौन ज्यादा दिक्कत कर रहा है। हमने वो संघर्ष देखा है इनका डे 1 से लेकर आज तक, और कैसा संघर्ष देखा है, प्रतिस्पर्धी भाव में थे। अब आप ये सोचिए कि किसी जमाने में मैं इनका प्रतिस्पर्धी रहा हूं और ये आदमी आज ये कह दे कि यार चलो आपका ठीक ठाक काम हो गया, हमारे टीचरों के बीच में 1 घंटा चलो, कोई दूसरा आदमी नहीं करता। यानी उस अप्रोच में इतना पॉजिटिव था कि जो लोग कभी उनके सामने भी खड़े थे आज वो उनके प्रशंसक हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि डिवोशन जो है ना, फिर मैं वो कह रहा हूं कि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैं उसी काम को करने के लिए आया हूं। इनके पास इतने सारे ऑफर थे, पत्रकार बन जाते, अच्छे खासे बन जाते, राजनीति में आ जाते, कोई छोटा मोटा पद मिल जाता, इस शहर में तमाम नाम हो गया था, सब कुछ हो गया था। मगर आप देखना कि चीजों को बहुत क्लियर किया और बाइफरिकेशन कर दिया, जो नहीं करना था वो अलग है और जो करना है वो अलग है। तो मैं जब कभी सोचता था कि कभी जीवन में कुछ लायक बन गए तो इस शहर में ये सब चीजें करेंगे। अब आप देखिए कि इस शहर में 2-5 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में बात करना चाहते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए। अच्छी से मेरा मतलब है वो सरकारी पटवारी या बाबू या वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कंपनी सेक्रेटरीट लेवल पर काम करने वाले लोग, मैनेजमेंट पर काम करने वाले लोग, MBA करने वाले लोग, डॉक्टरी करने वाले लोग। मैं जब ये देखता हूं कि मैं वर्ष 85-86 में अशोकनगर से साड़ौरा आ गया था पहाड़ा से, और 2000 के बीच में हम मुश्किल से यहाँ मास्टर पैदा कर पा रहे थे, मुश्किल से मास्टर पैदा कर पा रहे थे, गिनती के मास्टर, वो भी कैसे होते थे हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मगर आज साड़ौरा एजुकेशन की लेवल पे इस स्थिति में है कि हम कम से कम शर्मिंदा नहीं होते। जब जिले की मेरिट लिस्ट बनती है तो मुझे इतना आनंद आता है जब इस इलाके का कोई बच्चा आता है, मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ, उसकी फोटो लगाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब आप देखिए कि चंदेरी का एक स्कूल है, उसमें से उसका खैर मॉडल है, वो अपने आप में नाम ही मॉडल है। ऐसा कोई साल ही नहीं होता कि मेरिट में उसका नाम ना आए, लोग उसका ना उदाहरण देते हैं। मगर मुझे उतनी खुशी कभी नहीं होती। वो स्कूल भी मुझे बुलाता है बच्चों के बीच में बात करने के लिए, मगर मुझे कभी आनंद जो अंदर से होता है वो कभी नहीं आता जो यहाँ आता है। अभी एक बच्चा आया था, क्या नाम था सर, सिद्धांत प्रताप सिंह, तो शायद सरकारी स्कूल का बच्चा था। मैं उसे ढूंढने के लिए कम से कम 50 फोन लगाए, तो मैंने ये तय कर लिया था कि शाम तक इसका इंटरव्यू करना है मुझे। और भी बच्चे थे, सब कुछ थे, मैं ये नहीं कह रहा उन बच्चों के प्रति मेरा वो नहीं है, मैं उनको भी उतना ही ऑब्लाइज करता हूँ, उनके लिए भी उतना ही जो है मौका देता हूँ, स्थान देता हूँ। मगर मुझे ये लग रहा था कि मैं जहां से निकल कर आया हूं आज वहां कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो दूसरे लोग उस परिस्थिति में हैं, वो बच्चे जो इस भाव से थोड़े से अच्छा कर सकते हैं कि कल मेरा भी इंटरव्यू आए, ये प्रोत्साहन जो होता है ना, वो बहुत बहुत काम करता है। किसी टीचर ने एक बच्चे से अच्छी ड्राइंग बनाने पे कह दी, बेटा बहुत अच्छा करता है, तू थोड़ी और मेहनत कर, तू तो बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा, वो खपा देगा अपने आप को पूरा। उसका जीवन खेल में नहीं चला जाएगा, वहीं चला जाएगा। आपका एक शब्द, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे जीवन में कोई एक शब्द आपका किसी भी बच्चे की जीवन बदलने के लिए होता है। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये भी आपके अंदर का विषय है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी शिक्षा जिस दिन से हुई और आज तक आपने कॉलेज किया, सब कुछ किया, टीचर्स जितने भी आपके रहे, सबसे ज्यादा कौन याद आता है आपको? कौन से टीचर सबसे ज्यादा याद आते हैं? कॉलेज वाले? कौन से स्कूल वाले? प्राइमरी के या मिडिल के, है ना? क्यों आते हैं? कभी कभी सोचा आपने? ये तो मेरे और आपके साथ भी होता है ना। मुझे आज भी कॉलेज के 10 टीचरों के नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मगर मेरे स्कूल के आ रहा है, मुझे अभी याद आ रहा है। क्यों हुआ? इसलिए हुआ, मैंने आपको बताया कि वो उम्र थी जब बच्चे का मस्तिष्क बढ़ रहा था।
उस बड़े हुए मस्तिष्क में आपकी जो छाप थी ना, वो हमेशा के लिए स्पष्ट है उसके अंदर। आप देखिए कि जब भी कोई आदमी बड़ा अधिकारी बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो वो जाके अपने पुराने टीचर के पास जाता है, उसके यहाँ पैर पड़ता है। वो कॉलेज नहीं जाता, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के पास कभी नहीं जाता, कोचिंग करने वाले टीचर के पास कभी कोई नहीं जाता लौट के। वहां एग्रीमेंट है उसका, वो पैसा देता है, उसके बदले में उससे जो है हायर करता है चीजों को। मगर वो टीचर जो उसको याद है सबसे पहले, जिसका मस्तिष्क में एक चित्र है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप सोच के देख लीजिए, क्योंकि वो अगर नहीं दिख रहा तो इसलिए कि धुंधला हो गया होगा, आपने कभी याद नहीं किया होगा, मगर एक टीचर आपके सबके दिमाग में है। आप उस टीचर को कैसे याद करते हैं? और जब आप टीचर बने बैठे हैं यहां पर, तो आप कितने मस्तिष्कों में जाना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो बच्चे के मस्तिष्क में है। आप अब आप किस रूप में जा रहे हैं, ये आपको तय करना है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को खींच रहा हूं, या अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है? ये मैं कोई भी, आपने, मैंने पहले ही कहा था, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जो बहुत हाइपोथेटिकल हो, या जो बहुत ज्यादा अव्यवहारिक हो, नहीं सब सुनी सुनाई पड़ी पढ़ाई बात करें। मैं वो बात करता हूं जो आपके और मेरे बीच में चल रही होती है। मेरा काम है उसमें पिंच करना। पता नहीं आप में से किसी भी एक आदमी को अगर मेरी बात से अपने पेशे के प्रति समर्पण आ गया, तो मेरा यहाँ 1 घंटे का समय देना जो है फलीभूत हो जाएगा, और मुझे लगेगा कि मैं ईश्वर का मंदिर नहीं गया आज, मैं ईश्वर से ये कह के आया, मैं तेरा काम करने जा रहा हूं, इसे ठीक ठाक तरीके से करा देना। मेरा इतना ही काम है। मैं आधा घंटा जाके वहां घंटी हिलाता रहता, जबरन की फूल फेंकता रहता, उससे बेहतर मैंने अपने आप में काम किया कि क्या चीज है जो मुझे आज आपके बीच में रखना चाहिए, जो आपके काम आ सके, एक आधा किसी भी तरह की, मेरा काम हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन करने के लिए आया था आपके बीच में कि आप अपने आप को समझिए। अगर आपने अपने आप को समझ लिया, किसी भी तरह की परिस्थिति में यहाँ आकर बैठ गए, मगर आपके हाथ में, देखिए परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं, मगर जब आप आ गए हैं तो इसे बेहतर करने का जो काम है वो आपके हाथ में है। चाहे तो आप इसे बोझ की तरह देख ले, चाहे तो इसमें आनंद लेना शुरू कर दें। तो जब आपने आनंद लेना शुरू कर दिया, तो मैं अब गारंटी ले रहा हूं इस बात को कि आप इस जिले के इस स्कूल को तो नाम दे ही देंगे, मगर आप अपने आप से बहुत प्रसन्न रहेंगे। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया, समय दिया, और इतनी शिद्दत के साथ आपने चीज़ों को सुन लिया। अमूमन 1 घंटे के लेक्चर आजकल सुनने की परिस्थिति में है नहीं है। कितना ही अच्छा बोलने वाला हो, कितना ही अच्छा बना हुआ विषय हो, कोई नहीं सुनता। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपने बड़ी शांति के साथ सारी चीज़ों को सुन लिया। मेरे पास जो था मैंने पूरी कोशिश की बेहतर तरीके से करने की, और आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे ये समय दिया।